everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the news discussion of 24th May 2024 और जहां पे हम डिस्कस करेंगे न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस. So without further ado, let's move into the video. The first article जो हम अंडरस्टैंड करेंगे that is also given in the Hindu, Indian Express as well as it's an editorial. ठीक है, तो हम सब कंबाइन करके समझते हैं ये आर्टिकल को. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले ये समझते हैं. कॉन्टेक्स्ट की बात करिए, देयर इज एन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जिनका नाम है प्रज्वल रेवन्ना. ओके, प्रज्वल रेवन्ना जो है, ही इज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हेलिंग फ्रॉम कर्नाटका और ये ग्रैंडसन भी है एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के जो है देवे गौड़ा के. सो ही इज द ग्रैंडसन एंड इट इज सेड दैट इन्होंने कुछ इनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं विद रिगार्ड टू सेक्सुअल अब्यूज. प्रेजेंटली वो कहां है? इट इज सेड दैट ही इज इन यूरोप सिंस अप्रैल एंड. सो वी आर लुकिंग फॉर एफर्ट्स टू ब्रिंग हिम बैक ताकि आगे की कार्रवाई शुरू की जाए. सो इसके लिए व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? यहां पे द स्टेट पुलिस, राइट, firstly registers the information about the person to the CBI. CBI यानी कि the Central Bureau of Investigation, the prime investigation of the country. CBI जो है ये लेके जाता है इंफॉर्मेशन को, ये रजिस्टर करता है लेटर टू द इंटरपोल. ठीक है, नाउ व्हाट इज द इंटरपोल? इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. ये एक इंटर गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए विद रिगार्ड टू अ पर्सन, मे बी अ वांटेड क्रिमिनल या अ वांटेड पर्सन या कुछ मिसिंग बॉडीज का इंफॉर्मेशन चाहिए. जो भी इंफॉर्मेशन है अमंग वेरियस क्राइम रिलेटेड बॉडीज के साथ मिलके इट विल शेयर द इंफॉर्मेशन, ताकि अगर कोई वांटेड पर्सन है लिविंग इन सम अदर कंट्री, वी कैन शेयर आवर इंफॉर्मेशन विद द इंटरपोल और वो नोटिस भेज के वी कैन गेट और वी कैन एक्सट्राडाइट दैट पर्सन बैक टू इंडिया. राइट, सो दिस इज कॉल्ड द इंटरपोल. तो समझते हैं कि इंटरपोल ने क्या किया. इंटरपोल इशूड द ब्लू कॉर्नर नोटिस. ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या इसका मतलब है कि दूसरे कलर की हो सकते हैं? Yes, there are different colors of notices. There are blue, there's red, there's yellow. We're going to understand what are the different type of notices. और भी हम समझते हैं कि अलग-अलग कलर का notices, what do they mean? What is the major meaning of bringing about a blue collar notice? Mainly in this particular case of Prajwal Revanna. Interpol की अगर हम बात करें, ये एस्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 1923. सम फैक्ट्स दैट यू कैन रिमेंबर, 1923. और इसका जो हेडक्वार्टर्स है इट इज इन फ्रांस इन अ प्लेस कॉल्ड लियोन. ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहां पे है? लियोन, फ्रांस. 1923 में एस्टैब्लिश हुई थी. इट इज नॉट अ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज an organization for sharing information with regard to crime, centralized information जहां पे information share करता है among the countries as well with regard to any wanted persons, missing persons or any activities with regard to crime. यहाँ पे it is important to understand it is not working under the United Nations और ये ऐसे बहुत सारे notices भी बेचता है. So let us understand with regard to the different types or the different color notices that is sent or issued by the Interpol. यहाँ पे we have the red notice. Now red notice is important because many a times issue करता है ये notice in regard to arrest of a wanted person. अगर कुछ extradite करना है किसी को, मेनली रेड नोटिस भेजता है. ब्लू नोटिस, इस केस में ब्लू नोटिस सेंड किया है. दिस इज मेनली टू गिव अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स आइडेंटिटी, उसका लोकेशन जो रिलेटेड है क्राइम से, एनी पर्सन हु हैज डन सम क्राइम. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ग्रीन नोटिसेस, यानी कि वार्निंग्स एंड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन जिसने क्राइम किया है, उसके लिए अगर जानकारी चाहिए they send about the green notice. We also have the special notice. This is with regard to for groups and individuals, not just a person but also it could be any association है
who are mainly the targets of this committee, जो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन कम्युनिटी का. अगर कोई इंडिविजुअल्स है, कोई टारगेट्स है, then they will issue this particular notice, the special notice. Apart from that, we have the yellow notice. Yellow notice is for missing persons, mainly minors, जहाँ पे they are unable to find them, they can't locate them, right? Therefore, you send the yellow notice. Apart from that, you have the black notice. Black notice is for कोई unidentified bodies है, तभी हम ब्लैक नोटिस इशू करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑरेंज नोटिस इज फॉर वार्निंग ऑफ एन इवेंट, अ पर्सन, अबाउट एन ऑब्जेक्ट. वार्निंग्स देना, अगर कोई थ्रेट है to the public, then you send the orange notice. And finally, the purple notice. Purple notice is mainly to provide information on कैसा operate करता है, the modus operandi or the objects or the devices mainly that are used by the criminals. तभी कौन सा notice? Purple notice भेजते हैं. इस केस के लिए हमारे लिए blue notice is important and we're looking further that red notice can be issued so that we can get the extradition of the person with regard to the arrest of the wanted person in this case. Let's move on and understand also about the CBI. CBI कैसे related है to the Interpol. जैसे हमने कहा कि Interpol it coordinates with the different agencies of the world, अलग अलग कंट्रीज के एजेंसीज साथ में मिलके ताकि इंफॉर्मेशन शेयर करे. तो इंडिया में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरपोल कनेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है? दैट इज द सीबीआई, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सो व्हेन यू टॉक अबाउट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये बॉडी एस्टैब्लिश हुई थी कौन से साल में? 1963 में ये एस्टैब्लिश हुई थी. And the organization, yeah, you can say the committee that was involved in recommending this body, that is the Satnam Committee. इनकी recommendation से ये body बना, the Satnam Committee. ये committee का नाम आपको ध्यान में रखना है. And कौन से act के अंदर we will say that it gets special powers. It's not a statutory body. ये आपको याद में रखना है कि CBI is not a statutory body. Then what is this particular act about? ये act से वो powers अपने draw करता है. It derives powers from the DSPE Act, which is the Delhi Special Police Establishment Act of 1947. Functioning की बात करें, CBI functions under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, which again comes under the PMO's office. Okay, so remember ये ministry के अंदर आता है. And if you talk about who is the current CBI director, यहाँ पे इनका फोटो है and इनका नाम आपको ध्यान में रखना है. It is Praveen Sood. Okay, Praveen Sood, he is the current director of the CBI. So that is about the CBI, Interpol. Let's move on to the next article. The next article is about the Consumer Protection Act. Consumer Protection Act के बारे में है. तो पहले जान लेते हैं कि क्यों न्यूज में आया है and then we will understand about the act, उसके amendments के बारे में. So when you talk about this particular act, which is the Consumer Protection Act, ये किसके लिए है? As the name suggests, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया था. Now this act originally was from 1986. Originally इसका एनेक्शन कब था? 1986. तो जो भी हम सर्विसेज देते हैं, गुड्स देते हैं टू द कंज्यूमर, so that you can say the person who is giving the services, right? The person whose company जो services दे रही है, they are mainly coming under this particular act, so that they don't fraud or defraud these people. They don't defraud the consumers. They don't defraud us. Now, when you talk about the Consumer Protection Act, ये जो lawyers हैं, okay, the lawyers it is said that they cannot be held under this particular act. जो lawyers हैं, जो advocates हैं, they cannot be held under the Consumer Protection Act of 1986. ये किसने रूल किया था? The Supreme Court had ruled this particular thing. But what about doctors? Okay, doctors, can they be held under the Consumer Protection Act? अगर उन्होंने कुछ सर्जरी की लेकिन later the next day the patient dies, can we hold him or her under the CPA, under the Consumer Protection Act, because उन्होंने services अच्छे से नहीं किया? Can we do so? So उसके लिए we have another act,
1995, not an act but a judgment, 1995 का judgment, which is mainly the Indian Medical Association versus VP Shanta. ये एक लैंडमार्क केस है जहां पे it was said that doctors, medical professionals, okay, and hospitals, they do come under the कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. किसके? एज मेनली द सर्विस प्रोवाइडर्स, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए डॉक्टर्स और सब आते हैं. बट रिसेंट अगर हम केस की बात करें, एडवोकेट्स जो केस बनाते हैं, अल्टीमेटली अगर वो हार जाता है, जो बायर है, जो कंज्यूमर है, हार जाता है केस, कैन वी होल्ड हिम? ये केस के अकॉर्डिंग वी कैन नॉट होल्ड देम बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज. बट देन व्हाई डू वी नॉट होल्ड डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स? उन्होंने अपने पूरा दे दिया है, they tried their best to save the patient, however they could not save the patient. So in that case, is it right? Is what this particular article debates about. कि हमको डॉक्टर्स को भी लाना चाहिए, but 1995 judgment says what? This particular case mainly says that doctors are coming under service providers. उनको liable हम ठहरा सकते हैं under this particular act. So there is certain need to revisit this case, to revisit this landmark judgment. ये कहता है this article में, ये बताया गया है, right? Now we will understand about the act as well as उसका amendment. Okay. So here we have the Consumer Protection Act 1986. उसका amendment दिया गया था 2019 में. 2019 Consumer Protection Act of 2019, this was revised. So first let's understand about the original act as well as अभी ये act क्या बताता है. Okay, so when you talk about the provisions, कौन regulate करता है? You know, there's always a body that regulates with regard to anything with the ambit of maybe consumer protection, maybe crime, maybe schools, hospitals. तो एक regulator होता है. So in this case, अगर हम 1986 की बात करें, there was no regulator. But in the Consumer Protection Act, एक regulator बनाया गया था mainly to protect the interest of the consumers. Okay, so what is that person called? Central Consumer Protection Authority. Okay, ये फॉर्म किया गया था कौन से एक्ट में? 2019 में. Apart from that, Consumer Court. Consumer Court, यहाँ पे if you see the 2019, complaint can be filed in a consumer court जहाँ पे the complainant resides. Now let's understand this. We have two parties. The one is the seller. Okay, seller जो है अपने गुड्स बेचता है, अपने सर्विसेज बेचता है, उसको हम सेलर कहेंगे. एंड वन इज द बायर जो खरीदता है. सो दैट कुड बी द कंज्यूमर. ओके, एंड इफ ही डजंट लाइक व्हाट ही इज गेटिंग, he can be the one who's complaining it. So complainant, right? तो ये दूसरे अलग अलग नाम हमने समझे. सेलर जो है अपने बेचता है, अपने गुड्स बेचता है, सर्विसेज बेचता है टू द बायर. Now in the earlier act, ठीक है, earlier act कहता था कि कंप्लेंट सिर्फ वहां पे दर्ज की जा सकती है जहां पे सेलर या डिफेंडेंट, ओके, सेलर कैन आल्सो बी कॉल्ड एज डिफेंडेंट. सेलर जहां पे इनका ऑफिस लोकेटेड है, वहीं पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. लेकिन 2019 का जो एक्ट है बताता है कि जहां पे कंप्लेनेंट रिसाइड करता है, रहता है, वहां पे भी आप अपना कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं उस कंज्यूमर कोर्ट में. ठीक है, सो दिस इज मेनली ऑन द लोकेशन ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट. क्लियर? Next one is the product liability. Now when we talk of the product liability, consumer can seek compensation. वो compensation ले सकता है अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस ने उसको हार्म पहुंचाया, if it has caused any harm to the consumer because of having some faulty goods or biscuits or something with regard to the product, then you can say he is able to get certain compensation. Whereas there is no such provision in the old act. Consumer could approach the civil court but not a consumer court. Civil court में वो केस दर्ज कर सकता है but not in the consumer court. Okay, no special court. Apart from that, pecuniary jurisdiction. Pecuniary का मतलब है monetary. Okay, so कितना value of goods and services के लिए
वो कोर्ट पे जा सकता है. He can go to the district court अगर value of goods are involved about 1 crore. 1 करोड़ से 10 करोड़ he can go to the state, और 10 करोड़ से ज्यादा गुड्स या सर्विसेज इन्वॉल्व है, इसका वैल्यू इन्वॉल्व है, देन he can go to the national court. अपार्ट फ्रॉम दैट हम अगर मॉनेटरी या वैल्यू देखें फॉर द अर्लियर एक्ट वो कम रहेगा, बिकॉज ये 1986 की बात है, इन्फ्लेशन तो हुआ होगा, therefore you see the rate or the amount is smaller. 20 lakhs के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 20 to 1 crore स्टेट, एंड नेशनल कोर्ट जा सकता है मेनली विद रिगार्ड टू above 1 crore. Apart from that, we have the e-commerce, right? If you talk about the present times, हम social media पे भी खरीदते हैं कुछ goods and services, right? Instagram पे ads को आते हैं. So in that case, is that also included in this particular act? The answer is yes. In 2019 Act, e-commerce यानी कि selling और consumer हम Amazon या Flipkart से खरीदते हैं, उसके लिए भी we have them being liable in the Consumer Protection Act of 2019, but not so for 1986. And finally, with regard to mediation, mediation is a third party जो सुलह करता है among the two parties, right? So outsider से intervention करके हम जहाँ पे एक negotiation पे reach होते हैं, that is called the mediation. So here courts can refer settlement through mediation. Mediation is possible, and there was no such provision in the early act. तो आपको कोर्ट कचहरी ये सब was supposed to be done in the earlier act. So you see how the new act has got about a lot of important changes, and this is about the Consumer Protection Act that we just discussed. जो नेक्स्ट आर्टिकल है, इट इज विद रिगार्ड टू ब्रेन ईटिंग अमीबा, एंड ये दिया गया है आपके इंडियन एक्सप्रेस में. So let's understand what is this all about. First context की बात करें, we have एक 5-year-old boy. He recently died because of the PAM. PAM का मतलब है Primary Amoebic Meningoencephalitis. अगर हम encephalitis की बात करें या encephalo की बात करें, we're talking about brain, something related to the brain, right? So this is the disease or the disorder that he had, and therefore he died. Okay, ये केरला की बात है. So here it's important to understand what is this about, what is the disorder, what is the disease, and we'll also regard to कि कैसे ये infect हुआ. So when you talk about this particular disease or you can say disorder, we have the Naegleria fowleri. Okay, Naegleria fowleri, इसका मतलब क्या है? It is a amoeba. It is not a bacteria. It's not a virus. It's an amoeba. एक single cell amoeba है, and जो पाया जाता है mainly the fresh waters, lakes में, rivers में, and even sometimes in swimming pools also you can find this particular Naegleria fowleri. Now ये जो अमीबा है, इट इज सेड टू बी कॉल्ड एज द ब्रेन ईटिंग अमीबा. ये डायरेक्टली कहां पे इन्फेक्ट करेगा? आपकी ब्रेन में इन्फेक्ट करेगा, एंड देयरफॉर दिस इज मेनली द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ द 5-year-old बॉय. नाउ ये कैसे इन्फेक्ट करता है ये भी समझते हैं. ये जो अमीबा है, इट इज मेनली गॉन इनटू द पर्सन if you wash your nostrils or wash your face with mainly the contaminated water. जब आप inhale करते हो ऐसे पानी को mainly through your nose, through your nostrils, तभी ये infect करता है. It is not found that through droplets, जैसे COVID spread होता है with droplets or with air. That is not found to be the case, but only through using contaminated water, because ये amoeba कहाँ पे पाया जाता है? In these freshwater bodies, sometimes in the in the swimming pools and so. Now, what is amoeba? ये भी जानना जरूरी है. So amoeba की बात करें, it's a single celled organism, और ये हमने schools में पढ़ा था, science में पढ़ा था. इसका कोई shape बहुत ही different होता है. There is no proper shape for the cell. अगर हम उसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वेयर इट मेनली इज अ पार्ट ऑफ, अगर हम बायोलॉजी में देयर आर 5 किंगडम्स. कितने किंगडम्स हैं? देयर आर 5 किंगडम्स, एंड इफ यू टॉक अबाउट द 5 किंगडम्स, वी हैव मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई एंड प्लांटे
द प्लांट किंगडम एज वेल एज द एनिमल किंगडम, राइट। तो ये 5 किंगडम्स होते हैं। एंड अमीबा जो है इट इज मेनली कमिंग इन प्रोटिस्टा। अमीबा कहाँ पे आता है? प्रोटिस्टा में आता है। सो व्हाट इज मोनेरा, व्हाट इज प्रोटिस्टा, व्हाट इज फंगाई, प्लांटे, एनिमल? इट इज मेनली डिपेंडिंग ऑन फर्स्टली कि कितना कॉम्प्लेक्स वो ऑर्गेनिज्म है। जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स कम इन द एनिमल किंगडम, प्लांट्स कम इन द प्लांट किंगडम, फंगाई जैसे कि मशरूम्स की बात करें, ईस्ट की बात करें, दे कम इन द फंगाई। प्रोटिस्टा और मोनेरा, दीज आर वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स। जैसे अगर हम बहुत छोटे माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स की बात करें, दे कम अंडर मोनेरा। सो मोनेरा जो है इट इज मेनली अ सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। इसका सेल जो होता है प्रोकैरियोटिक होता है। जैसे अगर हम एनिमल्स की बात करें, वी हैव यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सेल्स, ओके, प्रोकैरियोटिक। तो दिस इज मोनेरा। प्रोटिस्टा जो है इट इज सिंगल सेल बट उनका सेल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि दे हैव लॉट ऑफ अदर डिफरेंट अदर फंक्शंस और डिफरेंट अदर ऑर्गेनल्स इन देयर सेल व्हिच हेल्प्स देम टू टेक अबाउट वेरियस फंक्शन। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे कुछ ऑर्गेनल्स हैं यहाँ पे। सो देयरफॉर इट इज अ यूकैरियोटिक सेल। एक ही सेल है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सेल है। सो अमीबा जो है इट इज अ सिंगल सेल, इट्स अ यूकैरियोटिक सेल। और हम ये भी देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस अदर ऑर्गेनल्स इन द सेल दैट आर फाउंड। अपार्ट फ्रॉम दैट fungi can be either unicellular or multicellular and it is again a eukaryotic cell, ठीक है। सो इसके बाद हम देखेंगे they are mainly eukaryotic, the only prokaryotic is mainly और monera। सो अमीबा कौन से किंगडम में आता है? इट कम्स अंडर प्रोटिस्टा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद रिगार्ड टू द अमीबिक सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स कौन से हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द अमीबा, यहाँ पे यू विल सी दैट इट हैज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ शेप, कोई कंप्लीट शेप नहीं है। इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन कवरिंग द सेल। Apart from that, ectoplasm and endoplasm. Ectoplasm or endoplasm. Endoplasm is a fluid that fills inside the cell. Ectoplasm is like a gelatin that is outside on the outer layer of the cell. यहाँ पे it has pseudopodia. Pseudopodia का मतलब क्या है? Pseudopodia, pseudo मतलब false, pod, yeah, right. Pod means something with regard to projections. Okay, projections. तो ये जो pseudopodia है, it helps this particular cell to ingest food, to take in food and also in movement, in locomotion, ठीक है। तो इसका मेजर फंक्शन हमने समझा है। फूड वैक्यूल जो है इट इज मेनली टू डाइजेस्ट द फूड। फूड वैक्यूल्स आर मेनली टू डाइजेस्ट द फूड। यूरॉइड क्या करता है? इट इज मेनली टेम्परली यूज्ड टू स्टोर और अक्यूमुलेट द वेस्ट, क्योंकि जो वेस्ट होता है अमीबिक सेल में ये कौन अक्यूमुलेट करता है? यूरॉइड। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है? टू मेनली एक्सक्रीट आउट, ओके। ये स्टोर करता है, ये क्या करता है? एक्सक्रीट करता है द वेस्ट वाटर और द वेस्ट मटीरियल्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये हमने समझा है अमीबा के बारे में, उसके अलग अलग ऑर्गेनल्स के बारे में, एंड मेनली दिस पर्टिकुलर नाइग्लेरिया फाउलेरी जो एक अमीबा है which was mainly involved in killing of the 5-year-old in Kerala mainly by causing the primary amoebic meningoencephalitis. So this is all with regard to this particular news. Let's understand the next article जो भी दिया गया है Indian Express में। Now Indian Express में ये बताया गया है that we have found certain artifacts, wooden artifacts। कहाँ पे दिया गया है? जर्मनी के एक प्लेस है which is called as the Schonningen, okay। Schonningen में एक जगह है जहां पे ये वुडन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, एंड दैट टेक्स अस बैक टू एंशिएंट हिस्ट्री जो है स्टोन एज के टाइम पे। तो ये कहता है दैट दीज वर वेरी एडवांस्ड, ये जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं दे आर वेरी एडवांस। सो उसके लिए वी फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड विद रिगार्ड टू अ लिटिल ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री कि कौन से ऐसे फेजेस या स्टोन एज का दूसरा नाम क्या है, एंड दिस इज ऑल्सो गिवन इन द आर्टिकल ऑफ द डे।
सो यहाँ पे वी फाइंड दैट इफ यू टॉक अबाउट स्टोन एज, जहाँ पे पीपल यूज टू यूज स्टोन्स, बोन्स, certain wooden articles, and that is further divided into different phases or different ages. लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, how do we know about a certain period? हमको कैसे पता है कि उस पीरियड में क्या होता था? Obviously we look at certain मटीरियल, जैसे कि अगर कुछ राइटिंग्स है उसके बारे में, तो हमको पता चलता है कि वो कैसे रहते थे, वो क्या खाते थे, वो क्या पहनते थे, राइट? सो द आर्ट ऑफ राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू हिस्ट्री. बट अगर हमारे पास कुछ रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, पीपल डिडंट नो टू राइट, बट डू वी नो अबाउट सर्टेन फेजेस इन आवर हिस्ट्री बैक इन द डे, जहां पे पीपल को, लोगों को लिखना नहीं आता था बट हमको उनके बारे में पता था? दैट इज हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज बिकॉज ऑफ दीज आर्टिफैक्ट्स, इट्स बिकॉज ऑफ सर्टेन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, राइट? हमको कुछ पॉटरी मिला है, हमको कुछ बोन्स मिले हैं, हमको कुछ टूल्स मिले हैं, जिनके कारण हम उनको देख के अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि इस पीरियड में क्या होता था. So therefore, this particular period where we do not find any written artifacts या any written evidences नहीं मिलते हैं, इसको हम कहते हैं pre-history. The phase of history that does not have any writings, that does not have any written evidences. We solely rely on the tools, the pots, in terms of certain grains that are found. इससे पता चलता है कि क्या खाते थे. Apart from that, there is also a phase called the proto-history. Okay, proto-history में क्या होता है? In proto-history we find that the people did have some script, कुछ लिखा हुआ मिला है, but we don't know exactly what it means. तो अगर हम इस आर्टिकल में देखें, ये भी बताया गया है कि जो ब्रॉन्ज एज है, राइट, या जो IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन या द हड़प्पा पीपल, इंडिया में अगर हम बात करें, दे फॉर्म इन और दे कम अंडर द प्रोटो हिस्ट्री. हमको रिटन एविडेंसेस मिले हैं बट हमको उनकी जानकारी नहीं है. एंड दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट इन टर्म्स ऑफ प्री हिस्ट्री. ओके, द आर्टिकल इज फोकसिंग ऑन प्री हिस्ट्री. तो प्री हिस्ट्री हम कॉमन भाषा में हमने स्कूल में पढ़ा है द स्टोन एज, राइट? वी कॉल इट द स्टोन एज. And in the Stone Age, we have 3 phases. ठीक है? The earliest phase is called Paleolithic. Then comes the Mesolithic. And then comes the Neolithic. Okay, तो पहला phase कौन सा है? Paleolithic, उसके बाद Mesolithic और उसके बाद Neolithic. Paleolithic, the most earliest old Stone Age कहते हैं. Mesolithic is like the transition from the old to the new phase. Therefore, it's called the Middle Stone Age. And Neo का मतलब है new. So therefore, this is the New Stone Age. And New Stone Age is very important because इस period में we understand that man knew about agriculture. Crops कैसे grow करना. पहले क्या refer करते थे तो? They used to refer or they used to mainly rely on hunting. शिकार करते थे. But in Neolithic they started growing their own food. So that is mainly your settled agriculture. They used to domesticate animals. That all comes under Neolithic. Okay, so now what have we found? We found that Stone Age could well be called the Wood Age because यहाँ पे हमको wooden की artifacts मिले हैं. कहाँ पे मिला है? Schnoningen, जो कहाँ है? Germany में. So this was all about this particular article. Let's move on to the next article, which is about the World Health Assembly. Now the 77th World Health Assembly is about to commence where in Geneva, that is in Switzerland. और ये assembly के क्या है? All of that let's understand. What is this article about? Now this is mainly given in the Hindu, the science section में दिया गया है कि यहाँ पे हम एक टूल किट प्रिपेयर करें कि जैसे कोविड जैसे एक पैंडेमिक हुआ, it disrupted a lot of the working around the world. It was not just restricted to maybe one country. ये पूरे दुनिया को हिलाने वाला कुछ एक इवेंट हुआ. So उसके लिए, so that we are very well prepared for any future pandemics because climate change is happening and
कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई नया डिजीज या कोई नया ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट कर सकता है. So we need to be well prepared. We need to have certain legally binding framework कि अगर ऐसा कुछ situation आता है, how should the countries be prepared? What should the countries do? तो उसके लिए we give certain recommendations to this particular World Health Assembly, जहाँ पे it is a very important discussion, a very important meeting among the parties to the WHO. So let's understand about certain facts of this particular World Health Assembly as well as the WHO. So World Health Assembly जो है, it is mainly the decision making body of the WHO. ये एक decision making body है of the World Health Organization, which is a very important agency coming under the United Nations. And ये annually मिलती है, यानी हर साल मिलती है. कहाँ पे? Where the headquarters is, that is Geneva, Switzerland. ठीक है. Now if you talk about what is this particular fact here, International Health Regulation. International Health Regulation ये पहली बार अडॉप्ट किया था 1969 एंड रिवाइज किया है 2005 में. ओके, उसके बाद हम देखते हैं दैट we need to keep revising these agreements. What is this agreement on? It is mainly a legal framework जहां पे 196 countries of the WHO, right, 196 countries are mainly signing it and mainly following it. It's a legal framework for them, ताकि कल कोई ऐसा पैंडेमिक आए, कोई डिजीज आए, we are better aware to fight it. Okay, so mainly focus on the health of the public, focusing on precautions for the public, focusing on cure for the public disorder. So this is mainly what this IHR था. तो पहला वाला अडॉप्ट किया था 1969 में, उसको रिवाइज लेटर किया था 2005 में. तो हमने भी recommendations दिया है to the World Health Assembly with regard to international health regulation में क्या क्या और ऐड होना चाहिए, ये सब भी हमने कुछ ऐड किया है. As a member we have also suggested, recommended. Now if you talk about the World Health Organization, ये establish हुआ था 1948 में. Some facts important, 1948 में ये एक United Nation का एक एजेंसी है. Okay, it is a part of the United Nations agency. इसका जो headquarters है Geneva है, and that is why we have the World Health Assembly meeting. And why is it so that April 7th is called the World Health Day? Because इसी दिन पे they came into force, they began its functioning. The World Health Organization began its functioning, right? April 7th. तो इसी दिन को हम celebrate करते हैं as World Health Day. So this was mainly with regard to this article. Let's move on to the next article, which is with regard to Hague. Okay, now Hague क्या है ये भी समझते हैं, and ये article क्यों दिया है ये भी समझते हैं. So when you talk about Hague, Hague में एक important organization बैठती है जिसका नाम है ICJ. That is the International Court of Justice. International Court of Justice. Now, what is the function of the International Court of Justice? It mainly settles disputes among member nations. कोई member countries है UN के, अगर कुछ dispute है आपसी में, तो ये कौन decide करता है? It is mainly the International Court of Justice. So, why is this article in news? जो South Africa है, इन्होंने request किया था, okay, it had requested that Israel should stop its offenses, halt its offenses. In which place? Rafah. Rafah इस जगह हमने देखा है previously also in the editorial discussion. Rafah के इस place में, so that Israel stops its crime, it stops its bombings, and so यहाँ पे South Africa ने request किया था. So it told South Africa कहाँ पे गया? ये गया ICJ में, and on 24th they began to rule upon this case. ठीक है, so this was about the issue or the context. यहाँ पे आपके लिए क्या important है? ICJ क्या है? ICJ के बारे में. So let's understand. ICJ जो है, it was established in the year 1945. Okay, कौन से साल में? 1945. कितने member countries है? 193. ठीक है, 193 स्टेट पार्टीज है, एंड
इंडिया इज ऑल्सो पार्टी टू इट. इनका जो हेडक्वार्टर्स है, इट्स एट पीस पैलेस इन द हैग. नाउ वेयर इज द हैग? हैग इज लोकेटेड इन नेदरलैंड्स. ओके, ये कहां पे लोकेटेड है? नेदरलैंड्स. सो समथिंग अनयूजुअल हेडक्वार्टर्स, ये थोड़ा ध्यान में रखना है, बिकॉज मोस्ट कॉमनली हमने देखा है पेरिस फ्रांस, और यू कैन टॉक अबाउट जिनेवा स्विट्जरलैंड. सो ये थोड़ा डिफरेंट है. हैग जो है नेदरलैंड्स में. इनफैक्ट प्रिंसिपल ऑर्गन्स अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशंस हैज 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स. बाकी के जो 5 है, दे आर मेनली इन न्यूयॉर्क. Only this is the organization which has it in Netherlands. So therefore this is also very important. ठीक है, बाकी के प्रिंसिपल ऑर्गन जैसे कि हम यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी काउंसिल और द सेक्रेटेरिएट और द इकोसॉक और द ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये सब उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स है. Okay, ICJ is also one of the principal organs. WHO, is it a principal organ? The answer is no. It is just an agency of the UN. ठीक है, सो देयरफॉर यू हैव टू रिमेंबर दीज टर्मिनोलॉजीज. कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन है, कौन सा एजेंसी है. When we talk about what is the major thing, the major उनका पॉलिसी है और उनका मेजर एम है टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स. अभी का अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, आईसीजे का प्रेसिडेंट कौन है? नवाफ सलाम. नवाफ सलाम इज द प्रेसिडेंट. सो इंपॉर्टेंट फैक्ट टू बी रिमेंबर्ड. यहाँ पे 15 जजेस होते हैं. ये केसेस डिस्कस करने में कितने जजेस हैं? 15 जजेस होते हैं. और इनका जो टर्म होता है कितने साल का होता है? 9 साल का होता है, 9 years का होता है. एंड दे आर मेनली सिलेक्टेड बाय द यूएनजीए एंड द यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. ये डिस्कस करके 15 जजेस को इलेक्ट करती है. क्या इंडिया में कोई ऐसा जज है जो पार्ट है इसका? द आंसर इज यस. सो हु इज दिस पर्सन? अगर हम पहले की बात करें 2012 या 2012 से अभी प्रेजेंटली कौन है? दैट इज जज दलवीर भंडारी. Okay, so that can come as who is the Indian judge in the ICJ. The answer is Dalveer Bhandari. और अगर हम पहले की बात करें, right from the first one who is Benigil Rao, okay, 1952 से वो थे. Apart from that, Nagendra Singh, 1973. Apart from that, we have रघुनंद स्वरूप पाठक. ओके, रघुनंद स्वरूप पाठक ये भी थे. बट अगर प्रेजेंटली दैट इज इंपॉर्टेंट, जज दलवीर भंडारी. सो दैट इज विद रिगार्ड टू आईसीजे एंड इंडिया ऑल्सो. हाउ इज इट इन्वॉल्व इन दिस? नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव विद रिगार्ड टू सेंसेक्स एंड निफ्टी. ओके, ये क्यों इंपॉर्टेंट न्यूज में था? बिकॉज इट has got a very high record on the 24th में. बहुत हाई रिकॉर्ड था इसका, तो इसीलिए ये न्यूज में था. दोनों इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में ये हाईलाइट हुआ है. So of course we need to understand what do you mean by Sensex, what do you mean by Nifty. So let's understand what it is all about. So we have the stock exchange. Stock exchange में क्या होता है? ट्रेडिंग होता है, right? The people are able to trade with regard to the companies. They are able to put or buy some stocks, buy some shares. So यहाँ पे we have the two important one is the Bombay Stock Exchange and the second one is the National Stock Exchange. अभी दोनों stock exchange के बारे में समझते हैं. Each stock exchange also gives its index. ठीक है, ये इंडेक्स क्या है? यही जो निफ्टी और सेंसेक्स है, यही इंडेक्स होता है ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. सो अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, उनका इंडेक्स, उनका बेंचमार्क इंडेक्स, दैट इज सेंसेक्स. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स का नाम क्या है? निफ्टी. ओके, निफ्टी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट. सो व्हेन यू टॉक अबाउट एस्टैब्लिशमेंट, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन. 1875 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ. एंड एनएससी का एस्टैब्लिशमेंट कब था? 1992. ठीक है, रिमेंबर द इयर्स 1875 and 1992. When you talk about the vision of it, what is the major aim of it? It mainly is a premier or the first Indian stock exchange, and also with regard to the leading countries in Asia. Apart from that, we have NSE, which is mainly wanting to be a leader with regard to stock exchange department. यहाँ पे इनका ये vision है. अगर हम कंपनीज, कितने कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व है? देयर आर अबाउट 30 कंपनीज दैट आर देयर इन द बीएसई. एंड अगर हम एनएसई की बात करें 50.
Now what is this 30 and 50? 30 and 50 mainly talks about कि कितने कंपनीज का हम देखते हैं कितना कितना ट्रेडिंग हुआ है इन 50 कंट्री, इन 50 कंपनीज, जैसे कि एशियन पेंट्स है, अगर ब्रिटानिया की बात करें, नेस्ले की बात करें, दे आर लाइक द टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया. इनके ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज से हमको पता चलता है कितना लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, स्टॉक किया है. Therefore that regards the index, that mentions the index, that calculates the index. So the floating calculations that we call market calculations से हमको पता चलता है. So how many companies does this particular BSE or NSE consider? It considers 30 for BSE, 50 for NSE. लेकिन कितने कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ये सब कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा है. यानी कि अराउंड 5000 कंपनीज एंड एनएसई की बात करें मोर देन 2000 कंपनीज, राइट. सो यहाँ पे इट इज मेनली हाउ मेनी कंपनीज के साथ आप यू कैन से ट्रेडिंग कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजिटल बना 1995 में फॉर BSE and NSE it's a new one, 1992 में स्टार्ट हुआ. So when it started itself it went into the electronic platform. So this is all with regard to the two important stock exchanges. और ये कौन रेगुलेट करता है? SEBI रेगुलेट करती है, that is the Stock and Securities and Exchange Board of India. ये रेगुलेट करती है इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स में. And the last article of the day, it is a good news for India because we have Preeti Smita boy, okay, Preeti Smita boy. She becomes the first weightlifter in the country to win in the World Youth Championship. ठीक है, 40 kgs के कैटेगरी में she is the first woman to mainly reach in this World Youth campaign. उनको 3 gold medals भी मिले हैं. And what is the major thing? She is one in the clean and jerk world record. उनको world record भी मिला है. So यहाँ पे very important fact and it is a very moment of pride for India. गर्व की बात है कि Preeti Smita, who belongs from Odisha, has won 3 gold for mainly the snatch, clean, jerk. Wrestling की बात करें, weightlifting की बात करें, my bad, weightlifting की बात करें, then she has definitely won wonders for India. So that's all for today's article. हमने बहुत सारे articles discuss किए हैं from the Hindu and Indian Express. That's all. Thank you.